गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। तो कैसी चल रही है आपकी 10th क्लास की पढ़ाई? ठीक है। और मैं भी सारे के सारे ज़बरदस्त कर रहे होंगे अपनी तैयारी को। ठीक है। तो आज अब आपको पता ही है, आपने थंबनेल देख ही लिया, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो आपकी जो मैथ्स की पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। मैथ्स की पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या, इस एक क्लास में पूरी प्रश्नावली को क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। और जीरो से लेकर मतलब पूरा बेसिक क्लियर करेंगे, यूं नहीं कि केवल कुछ क्वेश्चन ही कराएंगे। जीरो से बेसिक मतलब पूरा बेसिक क्लियर करते हुए आपकी इस पूरी प्रश्नावली को आज कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर अपन बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चंस जो इस प्रश्नावली में से पिछले साल बोर्ड में आए थे, या 2021, 2022, 2023 और 2024 के अंदर जो बोर्ड क्वेश्चन आए हुए इस प्रश्नावली में से, वो भी आप इसे क्लियर करवाएंगे। ठीक है। तो मैं भी इस प्रश्नावली में आप बनते रहना और लास्ट तक देखना वीडियो को। ओके। तो पूरा मतलब यू कि एक क्लास में अगर एक प्रश्नावली कंप्लीट हो रही है तो अपन 13 या 14 प्रश्नावली, 13 प्रश्नावली, 14 प्रश्नावली आपकी 10th क्लास के अंदर, तो उनको अपन 15 या 16 क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो 15 या 16 क्लासों में आपकी जो मैथ्स की प्रश्नावलियां है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपनी पहली प्रश्नावली पढ़ रहे हैं अपन, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। प्रश्नावली फर्स्ट में भी आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। प्रश्नावली फर्स्ट जिसका नाम क्या है सर जी, वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है? तो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से, मतलब अगर सपोज करो मेरे पास एक कट्टा होता है, कट्टा या बैग जो भी होता है, बोरा जिसे बोलते हैं, उस बोरे में आप परिमेय संख्या भी डाल दो और अपरिमेय संख्या भी डाल दो। तो जब एक बोरे में मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या जब आपस में इकट्ठी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। तो ध्यान रखना किसे कहेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से, इकट्ठे रूप से क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। सम्मिलित रूप से उन्हें क्या बोला जाएगा, वास्तविक संख्या बोला जाएगा। अब आपकी जो ये प्रश्नावली पहली अपन पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, तो इसके अंदर क्या है, तो मेन अपन जो देखेंगे इसके अंदर वो अपने पास है। तो ध्यान रखना इस वास्तविक संख्या के अंदर अपने पास अपन यहाँ पे पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक जानते ही हो, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे अपन जो देखेंगे वो धनात्मक पूर्णांकों के देखेंगे। ठीक है ना। इस प्रश्नावली एक के अंदर अपन पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक। ओ सर ये क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं वर्ड कभी। अरे भाई धनात्मक पूर्णांक तो तुम जान रहे हो ना, जो प्लस के आदमी होते हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। तो इस प्रश्नावली के अंदर अपन धनात्मक पूर्णांकों के दो स्पेशल गुण पढ़ेंगे, धनात्मक पूर्णांकों के दो स्पेशल गुण पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला स्पेशल गुण अपन पढ़ेंगे, तो पहला स्पेशल गुण अपने पास आता है, यहाँ पे अपन देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसे कलन विधि भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, या इसे लंबी भाग विधि भी कहा जाता है। और दूसरा अपन पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक का दूसरा गुण। पहला गुण क्या पढ़ लिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा जो गुण पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, जो दूसरा गुण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अजी क्लियर है? अंक गणित की क्या पढ़ेंगे सर जी, आधारभूत प्रमेय। और इसे ध्यान रखना, इसे कलन विधि भी कहा जाता है। जो आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसे कलन विधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कलन विधि भी कहा जाता है। ओ सर हमने तो पूरी प्रश्नावली पढ़ ली, मैथ्स की पहली प्रश्नावली। ठीक है ना। हमने तो ये कहीं पढ़ा ही नहीं, कलन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, रिथम। ठीक है। हमने तो ये कहीं पढ़ा ही नहीं। तो मेरे से एक मिनट रुकना। आओ देखते हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले कोर्स में थी, अभी आपका कोर्स कटा हुआ है, आपको भी पता है। तो अभी अपन को जो पढ़नी है ना, केवल वो क्या पढ़ेंगे अपन, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को देखेंगे। किसको पढ़ेंगे अभी अपन, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है। अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अंक गणित के आधार, ये नहीं पढ़ रहे, नहीं है तो छोड़ो, जो नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे। अपने कोर्स में केवल अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, तो इसको देखेंगे। ठीक है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में आपको ये प्रमेय क्या है उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है।
और भाई जी मैं 10th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो कोई छोटे मोटे बच्चे तो हो नहीं, तुम बचपन से जानो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जो एक की टेबल में भी आती है, मतलब एक से और स्वयं से तो विभाजित होती है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है। सर हमें तो फिर भी समझ नहीं आया, लाओ देखते हैं। जैसे मैंने कहा 6, आप ही बताना क्या 6 एक की टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आता है सर 6 बार में। क्या 6 6 की टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अरे भाई 6 6 6 की टेबल में आ रहा है ना। क्या 6 किसी और की टेबल में भी आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर। 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है। तो देखो जो 6 है वो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं की टेबल में भी आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। अगर मैं बात करूं 5 की, आप ही बताना जो 5 है वो एक की टेबल में भी आ रहा है और 5 की टेबल, और किसी के में आ रहा है क्या, किसी के में नहीं आ रहा ना। तो वह संख्या जो एक और स्वयं की टेबल में आती है वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। और वह संख्या जो एक और स्वयं की टेबल में तो आती है लेकिन साथ ही साथ दूसरी संख्याओं की टेबल में भी आती है, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, तो वो देखते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये गुण किसका है, तो धनात्मक पूर्णांकों का गुण है, ठीक है चलो, धनात्मक पूर्णांकों का गुण है। और धनात्मक पूर्णांक आप जानते हो, जो प्लस वाले आदमी होते हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, तो ध्यान रखना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो अपन को कहती है, क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अद्वितीय, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से, या यू अपनी शॉर्ट फॉर्म में या अपनी आसान भाषा में, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जाता है, सकता है या लिखा जा सकता है, जो भी आपको सुटेबल लगे वो लिख देना, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, अब भाज्य संख्या क्योंकि वो यहाँ क्लियर कर चुके हैं, अभाज्य संख्या क्या होगी वो यहाँ क्लियर कर चुके हैं, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में लिखो, ठीक है, तो क्या लिखोगे, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इसे ही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। अंकगणित के आधारभूत जो प्रमेय है वो धनात्मक पूर्णांकों का एक गुण है, ठीक है ना, उनका एक गुण है, उनकी विशेषता क्वालिटी है। और ये ध्यान रखना, पूरा फोकस यही होना चाहिए। इस एक क्लास के अंदर पूरी पहली प्रश्नावली में से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। तो पूरा सा विश्वास रखना कि पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अब अपने को इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। अब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंदर, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अपन दो गुण पढ़ेंगे यहाँ पे, जो एचसीएफ और एलसीएम, नाम सुना होगा कभी तो, अरे नाम सुना होगा, आओ। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, ये जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है ना, अपन इसको इनडायरेक्टली अभाज्य गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसे अपन इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि के अंदर दो चीजें ध्यान रखना, एचसीएफ और एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि के दो आदमी ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इस अभाज्य गुणनखंड विधि के दो आदमी आते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक और महत्वतम समावर्तक, ठीक है ना। एचसीएफ को क्या बोलेंगे, महत्वतम, महत्वतम समापवर्तक, और इसको क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इतना तो आपको आना चाहिए। और जब अपन एचसीएफ की बात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सबसे छोटी घात का गुणनफल, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पूरा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा ना विभाजकता के नियम क्लियर करा देता हूँ। जो अपन इस अभाज्य गुणनखंड विधि, अपनी प्रश्नावली को आगे बढ़ाने के लिए अपन को विभाजकता के नियम आने चाहिए, 2 का, 3 का और 5 का, ये नियम तो अपन को आने ही चाहिए विभाजकता के, तभी जाकर जो अपन एलसीएम, मैं क्या सिखाने वाला हूँ, तो आपने ये किया होगा ना बचपन में कि 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, 36 के अभाज्य, जैसे करते थे अपन कि भाई 2 की टेबल में 24 कितनी बार में, 12 बार में, 2 की टेबल में 12, 6 बार में,
2 की टेबल में 6, 3 बार में, 3 की टेबल में 3, 1 बार में। तो ये किया होगा अपन ने बचपन में, तो इसको सीखते हैं कि सर हम ऐसे को कैसे करते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना अपन को विभाजकता के नियम आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है अपने, विभाजकता के नियम। तो मैं आपको पहले विभाजकता के नियम ही क्लियर कराता हूँ, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। आपको क्या पढ़ाने वाला हूं मैं, विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम, ठीक है शेरो। ध्यान इधर ही होना चाहिए, इधर उधर मत देखो, ठीक है। विभाजकता के नियम क्लियर है। अब विभाजकता के नियम में अपन सबसे पहले किसको क्लियर करेंगे, 2 से विभाजकता का नियम, 2 से विभाजकता का नियम। 10th क्लास के बच्चों तो इकाई अंक तो जानते ही होंगे, इकाई अंक क्या होता है, दहाई अंक क्या होता है। भाई 10th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, एक बड़ी क्लास होती है, इसमें बच्चों में समझ आ जाती है। और बच्चे यहाँ पे ना लापरवाह नहीं होते, ठीक है ना। जो लापरवाह बच्चे होते हैं, जो नहीं पढ़ते, वो 8th 9th तक के बच्चे होते हैं। बाद में 10th क्लास के अंदर जब बच्चा जाता है तो उसे पता चल जाता है कि पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो मैं भी आपको इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार ये तो आता ही होगा सर, फिर भी नहीं सर माने तो हम जो ले आ भाई, मैंने लिखा 288, 248, इसमें इकाई अंक। तो जो पीछे वाला आदमी होता है उसे क्या बोला जाता है, इकाई अंक। इसको क्या, इकाई के बाद कौन आवेगा, दहाई अंक। फिर कौन आ जाएगा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अपन को ज्यादा आगे जाना नहीं, अपन को इकाई और दहाई का ध्यान रखना कि पीछे से लास्ट जो होगा, जो लास्ट वाला आदमी उसे इकाई अंक, और जो सेकंड नंबर का होगा उसे अपन दहाई अंक बोलेगा। तो ध्यान रखना, 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक मतलब पीछे वाला आदमी कौन हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो 2 की टेबल में आएगा। अगर किसी संख्या का पीछे का आदमी मतलब इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो क्या होगा, 2 की टेबल में आएगा। सर समझ नहीं आया, अरे मैं बैठा, टेंशन क्यों ले रहा। जैसे 48 क्या 2 की टेबल में आएगा क्या, तो देखो इसके पीछे 8 दिख रहा है, और मैंने कहा था जिसके पीछे 8 आएगा वो 2 की टेबल में आएगा। मैंने कहा 54 या कुछ भी ले लो, 542 क्या 2 की टेबल में आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा सर। आपने कहा था जिसके पीछे 2 होगा वो 2 की टेबल में आएगा, तो दैट्स क्लियर। तो क्लियर है 2 का नियम, इतना सही है, ठीक है। 3 का नियम क्या कहता है, तो 3 से विभाजकता का नियम, 3 से विभाजकता का नियम। 3 का नियम कहता है जोड़कर देखो, अपनी शॉर्ट फॉर्म में ध्यान के रखना, जोड़कर देखना है, जोड़कर देखना है अपनी भाषा में। नियम नहीं है, नियम तो कुछ कहता है कि सभी अंकों को जोड़ो, अगर जोड़ने पर जो संख्या आती है अगर वो 3 से विभाज्य होती है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इतना रटना ही क्यों, अपन तो ध्यान रखेंगे, जोड़कर देखना है। क्या करके देखना है, जोड़कर देखना है 3 के नियम में। सर मारे तो हाल भी समझ नहीं आ रहा, तो बैठ भाई मैं समझा रहा। 54 क्या 54 3 की टेबल में आएगा, वो सर क्या पता। तो देखो 2 का नियम अलग है, 3 का नियम। 3 का नियम कहता है इनको जोड़कर देखो, जोड़ के देखो, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 3 की टेबल में आता है, वो सर इतना तो आवे, तो 54 भी 3 की टेबल में आएगा। मतलब जोड़कर देखना, अगर जोड़ने पर जो संख्या आ रही है अगर वो 3 की टेबल में आ रही है तो वो संख्या भी 3 की टेबल में आएगा। जैसे देखते हैं 108 3 की टेबल में आएगा क्या, तो सर जोड़ के देखो भाई, 3 का नियम तो क्या, जोड़ के देखो। 1 और 8 कितने हो जाएंगे, 0 तो कुछ होता नहीं, 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो 108 भी किसकी टेबल में आ जाएगा, 3 की टेबल में आ जाएगा। ठीक है सर जी, 3 का नियम पढ़ लिया। 4 का नहीं पढ़ना है, 5 का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, 5 का। तो 5 से विभाजकता के नियम, 5 से विभाजकता के नियम। 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक क्या देखना चाहिए, केवल 2 ही आदमी, कौन कौन, 0 या 5। इकाई अंक कौन देखना चाहिए, 0 या 5। मतलब 5 क्या कहता है, अगर किसी के पीछे 0 या 5 आ गया, 0 मतलब मिंडी, बड़ा जो 0, ठीक है ना, 0 को मिंडी बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना 0 या 5 दिख गया, अगर किसी के पीछे 0 या 5 दिख गया तो वो किसकी टेबल में आ जाएगा, 5 की टेबल में आ जाएगा। सर समझ नहीं, अरे रुक तो सही में समझा रहा हूँ ना अभी तो। कितना है, 5325, 5 की टेबल में आएगा। तो सर आपने कहा था इसके पीछे 5, और जिसके टेबल में पीछे 5 होगा वो 5 की टेबल में आएगा, तो ये 5 की टेबल में आ जाएगा। तो ये विभाजकता के नियम क्लियर है। 7 का नियम, 11 का नियम, अब नियम बड़े होते जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि अपन भाग देके देख लेंगे। ठीक है सर, अभी भी समझ नहीं आया हमारे, तो हम तो क्वेश्चन समझो ले आ भाई। जैसे मेरे पास आ गया छीण में के अभाज्य गुणनखंड निकालो, क्वेश्चन क्या आ गया, अभी बेसिक कर रहे हैं। छीण में के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, छीण में के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। आओ देखते मेरे शेरों, छीण में अभाज्य गुणनखंड के लिए ये करेंगे अपन। ठीक है आओ, सबसे पहले देखो अपन को सबसे पहले कॉमन सी बात है, 2 से बात करेंगे। 2 से बात नहीं बनी तो किससे बात करोगे, 3 से। 3 से बात नहीं बनेगी तो 5 से। 5 से बात नहीं बनी तो 7 से। 7 से बात नहीं बनी तो 11 से। मतलब अभाज्य संख्याओं से ही बात करोगे। क्यों, क्योंकि अपन अभाज्य गुणनखंड ही तो निकाल रहे हैं ना यहाँ पे। तो जब अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं से ही बात करोगे। ठीक है शेरो, आओ देखते हैं।
छीण में का देखते हैं। सबसे पहले 2 से बात करूंगा, क्या 2 के टेबल में छीण में आएगा क्या? तो आएगा सर, आपने कहा था जिसके पीछे 6 होता है वो 2 के टेबल में आएगा, तो आएगा तो लिख दे भाई, 2 के टेबल में आएगा। कितनी बार में आएगा? तो अगर समझदार है तो डायरेक्ट लिख दे, नहीं समझदार है तो भाग करके देख ले। छीण में मैं 2 का भाग दियो सर, मैं 2 चौके 8, बचेगा कितना 1, उतरेगा 6, 2 अंटे 16, बचा कितना 0। तो 2 की टेबल में छीण में कितनी बार में आ रहा है शेरा? 48 बार में। अरे क्लियर है यहाँ तक का? ओके। अगेन देखते हैं वापस, हर बार बात 2 से, क्या 2 की टेबल में आ रहा है क्या 48? वो सर आपने कहा था जिसके पीछे 8 रहेगा वो आएगा। आएगा तो देख ले, आएगा तो देख ले मेरे शेर, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। अब कितनी बार में आएगा? अब 2 की टेबल में 48 कितनी बार में आएगा? तो वो तो भाग देके देखेंगे अपन, ज्यादा समझदार तो है नहीं अपन। 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, उतरेगा 8, 2 चौके 8, 8 में से 8 गया 0। तो 2 की टेबल में 48 कितनी बार में आ रहा है शेरो? 24 बार में। अरे ठीक है ना, ध्यान कहाँ है भाई तुम्हारा? इधर देखो ना सालो, मम्मी बुला रही है, नाटक करो फालतू के। इधर हो। अगला वापस, हर बार 2 से बाद 2 की टेबल में 24 आवे क्या? बिल्कुल आवे सर, 2 की टेबल में 24, क्योंकि पीछे 4 है और आपने कहा था जिसके पीछे 4 होगा वो 2 की टेबल में आएगा। तो 2 की टेबल में 24 कितनी बार में आएगा? 12 बार में। अब भाग देके देखना वापस, 2 की टेबल में आ रहा है 12, बिल्कुल आ रहा है सर 6 बार में। क्या 2 की टेबल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर 3 बार में। 2 की टेबल में 3 आवे क्या? नहीं सर, 2 की टेबल में नहीं आवे 3, तो इस बार 2 से काम नहीं बना तो किससे बात करेंगे? 3 से। तो 3 की टेबल में 3 कितनी बार में आवे? 1 बार में। अच्छा ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे? छीण में के अभाज्य गुणनखंड। मैं नीचे जगह नहीं है, इधर लिख रहा हूँ, छीण में के अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या लिख देंगे? तो देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इंटू कौन है? 3। तो देखो ये छीण में एक कौन सी संख्या थी? जो छीण में थी वो एक कौन सी संख्या थी सर जी? भाज्य संख्या है। और जो ये देखो 2 और 3, ये क्या है? अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या और ये कौन है? अभाज्य संख्या। तो देखो आपने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया, और इसे अभाज्य गुणनखंड विधि या अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। ठीक है चलो, तो एक बार जिसको उतारना उतार लो, फटाफट रिवाइज कर लो एक बार, फटाफट डू इट फास्ट। चुनाव तो देख लिया होगा आप सभी ने कि कितना क्या किया अपन ने। ठीक है, पहले अपन ने प्रश्नावली का नाम है अपनी वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय और रिवाइज करना है बस, मैं जो बोल रहा हूँ उन पे ध्यान देना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या बोला जाता है। फिर अपन ने यहाँ पे पढ़ा था धनात्मक पूर्णांकों के गुण, तो धनात्मक पूर्णांक के दो। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है वो ध्यान रखना कि जो धनात्मक पूर्णांक मतलब जो प्लस वाले आदमी होते हैं ना मैक्स में, उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। धनात्मक पूर्णांक के 2 गुण होते हैं, पहला गुण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा गुण होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आपने काम नहीं आ रहा छोड़ दिया। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने से पहले अपन ने पढ़ा था कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरों की दूसरी संख्याओं की टेबल में भी आती हो, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो एक और स्वयं की टेबल में आती हो, अभाज्य संख्या। फिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में क्या पढ़ा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, इसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड विधि कहा जाता है। इस अभाज्य गुणनखंड विधि को सिखाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया? विभाजकता के नियम। और विभाजकता के नियम में अपन ने सबसे पहला पढ़ा 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? यदि इकाई अंक किसी को पीछे वालों आदमी आपने के दिख जावे 0 2 4 6 और 8, तो वो क्या हो जाएगा? 2 से विभाज्य हो जाएगा। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? जोड़कर देख लो। और 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? कि पीछे 0 और 5 देख लो। तो ये तो था आपका प्रश्नावली 1.1 का पूरा बेसिक। क्लियर है सर जी? कर दे साफ? ओके। और ये रिक्वेस्ट है कि ना भाई, ये तो मेरे को पता ही है कि आप किशनगढ़ से देख रहे होंगे, ठीक है, और कौन सी स्कूल में पढ़ते हो वो कमेंट में जरूर बता देना अगर यहाँ तक आए गए हो तो। और जुड़े रहना लास्ट तक, अपन इस पहली प्रश्नावली को 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे आज, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। और खाना वाना खा के तो बैठे होंगे तुम, मेरे को भी पता है तुम इतने तो हो नहीं कि पढ़ाई के लिए खाना छोड़ दो, है ना भाई? ठीक है शुरू, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे चलते और देखते अपन। अब अपन आते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1 के अंदर, ठीक है। इस प्रश्नावली 1.1 में, प्रश्नावली 1.1 में जो 2 खिलाड़ी अपन खेलेंगे वो खेलेंगे एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ व
एलसीएम। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते हुए समझेंगे इसको, ठीक है ना, जाकि ज्यादा टाइम आपका भी खराब नहीं लेना चाहूंगा मैं कि भाई ज्यादा टाइम आपको भी लगे और पर्टिकुलर अपना क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, तो आपके पास बुक तो आपने निकाल के रखी होगी, तो निकालिए प्रश्नावली 1.1। 1.1 का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि ये इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करो सर जी, व्यक्त करो। तो इनमें से कोई सा भी देख लो जो भी आपको सुटेबल लगता हो। तो इसमें आओ देखते हैं कौन सा करे, बताओ भाई, पहला करे, दूसरा करे, तीसरा करे, चौथा करे, पांचवा करे, छठा करे, जो तुम कहोगे वो कर देंगे। ठीक है, आओ दो कर लेते, अपने घर का तो क्या जा रहा है, अरे दो कर ले, आओ दो कर लेते। पहले दूसरा देखो, एक दिख रहा है इसमें 3825 वाला क्वेश्चन नंबर पहला, पहले का तीसरा कर रहे 3825। किताब वाले ने बोला क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, तो डर क्यों रहा, ला करते 3825। जब भी ऐसा करना हो तो मैंने आपको पहले कहा था, सबसे पहले किससे बात करोगे, दो से, दो से बात नहीं बनी तो तीन से, तीन से बात नहीं बनी तो पांच से, पांच से बात नहीं बनी तो सात से, सात से बात नहीं बनी तो 11 से, 11 से बात नहीं बनी तो 13 से, 13 से नहीं बनी तो 17 से, फिर वो 19 से, फिर 23 से। तो मतलब इधर अपन क्या लेंगे, केवल अभाज्य संख्या लेंगे। तो ध्यान रखना, हम अभाज्य संख्या गुणन, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं से ही बात करेंगे। अरे ठीक है चलो, अभाज्य संख्या है। आओ देखते हैं, सबसे पहले दो से, क्या दो की टेबल में आएगा क्या, तो सर आपने कहा था जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो दो की टेबल में आएगा। इसके पीछे तो 5 है, मतलब दो से काम नहीं बनेगा। तीन की में आएगा क्या, तो तीन का नियम तो सर आपने कहा था जोड़कर देखो, लाओ जोड़ते हैं। 3 और 8 कितना हो गया सर जी, 11, 11 और 2 कितना हो गया सर जी, 12, फिर 13, 13 और 5 कितना हो गया सर जी, 18, 13 और 5 कितना हो गया शेरो, 18, 13 और 5 18, और 18 तीन की टेबल में आता है तो ये भी तीन की टेबल में आएगा। अब कितनी बार में आएगा वो तो भाग देके पता चलेगा ना, 3825, इसमें किसको भाग दे दूंगा शेरा, तीन का। तो देखते हैं, तीन एक काम, तीन, तीन में से तीन गया 0, उतरेगा 8, तीन दूनी 6, बचेगा कितना 2, उतरेगा कौन 2, तीनों सातों 21, बचेगा कौन 1, उतरेगा कौन 5, तीनों पंजो 15। तो तीन की टेबल में 3825 कितनी बार में आता है, 1275 बार में। अजी ठीक है, ओके। वापस दो से तो बात बनेगी नहीं क्योंकि अपन तीन तक आ गए ना, जहां तक आ गए उसके बाद ही चलना है। तीन से, तीन की में आएगा क्या, तो सर तीन को नियम तो केवल जोड़कर देखो, तो जोड़ के देख भाई, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तीन की टेबल में आता है तो ये भी तीन की टेबल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी बार में आएगा वो तो भाग देखे, भाग दे लिया करो, फालतू मास्टरमाइंड मत बनो, किस और मैं डायरेक्ट कर लूंगा। तीन की टेबल में 12 कितनी बार में, 4 बार में, बच्चा उतरा 0, तीन दूनी 6, बचेगा कौन 1, उतरेगा कौन 5, तीनों पंजो 15। तो तीन की टेबल में 1275 कितनी बार में आएगा शेरो, 425 बार में। अजी क्लियर है क्या, 425 बार में। घणो आसान क्वेश्चन यारो, ठीक है, 425 बार में, क्लियर है, ओके। अगेन रिपीट करते हैं, अब ये 425 किसकी टेबल में आएगा, तो दो की में तो आएगा नहीं, तीन की में देखते हैं, तो 4 और 2 जोड़ के देखते ना, 6, 6 और 5 11, 11 तीन की टेबल में नहीं आता तो ये भी तीन की टेबल में नहीं आता। अब किससे बात करेंगे, 5 से, तो 5 की में तो आएगा क्योंकि पीछे कौन है 5। आओ देखते हैं, 425 की टेबल में 5 कितनी बार, सॉरी 5 की टेबल में 425 कितनी बार में आया, तो भाग ही देंगे, दो बार लेंगे आदमी, 5 घंटा 40, बचेगा कौन 2, उतरेगा 5, 25। तो 5 की टेबल में 425 कितनी बार में आया, 85 बार में, और वापस 5 की में आएगा क्योंकि 5 है, और 5 की टेबल में 85 कितनी बार में, 17 बार में, और 17 की टेबल में कितनी बार में आ जाएगा शेरो, एक बार में, बस। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या था, 3825 का अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या क्या निकाला, 3 घंटू 3 घंटू 5 घंटू 5 घंटू 17, तो कर लोगे। तो ये पहला क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंड निकालने, और अभाज्य गुणनखंड तभी आएंगे जब आप विभाजकता के नियम टेबल आपको कंप्लीट आनी चाहिए, टेबल 20 तक 25 तक याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाओगे। ठीक है, एक इसका देखो, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, पांचवा, 7429, ये क्या थोड़ा सा ना अटकाता है, मतलब टाइम लगेगा आपको, 7429। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा विशेष ध्यान रख लेना। चौथा है ना यो, 7429, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये किसकी में आता है, तो आपको ध्यान रखना 7429, इसका तो ध्यान रखना, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। ये सीधा आता है किसकी टेबल में, 17 की टेबल में आता है। किसकी टेबल में आता है शेरो, 17 की टेबल में आता है। और 17 की टेबल में कितनी बार में आता है सर जी, तो ध्यान रखना 17 की टेबल में ये कितनी बार में आएगा, 437 बार में,
फिर आता है ये 437 19 की टेबल में कितनी बार में, 23 बार में, और 23 की टेबल में 23 कितनी बार में आएगा, एक बार में। तो इस 7429 के जो आप अभाज्य गुणनखंड ध्यान रखोगे 17 इंटू 19 इंटू 23, बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। और मैं भी आपके 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बंद हो जाएगा। क्यों छेड़े ना यार, ठीक है। अब अपना जो मेन क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। जैसे इसी का अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित। एक पहले ये ध्यान रखना, अपन एचसीएफ और एलसीएम अगर दो संख्याओं का निकालते हैं, दो संख्या यानी दो पूर्णांकों, वह उनके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, वह उनके एचसीएफ व एलसीएम में संबंध, आओ देखते हैं। तो दो पूर्णांकों व उनके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध ध्यान रखोगे। मैंने दो पूर्णांक मान लिए ए और बी, तो ए और बी का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होगा गुणा, वो किसके बराबर होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, दो संख्याओं का गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होगा सर जी, बराबर होगा। सर समझ नहीं आया तो टेंशन क्यों ले रहा, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और जांच भी करनी है कि आपने जो किया है वो सही किया, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इनटू एलसीएम, इसमें से कौन सा करे। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन 510 और 92 वाला, बड़ा भी और आराम से हो भी जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर दूसरा 510 और क्या दे रखा अपन को, 92। इनका एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है और थोड़ा ध्यान से समझ लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के शेरो, तो इधर रफ में आना है। अब रफ में करेंगे ये काम। पहले देखो मैं क्या निकालूंगा, 510 के अभाज्य गुणनखंड, फिर क्या निकालूंगा 92 के अभाज्य गुणनखंड। आओ 510 के अभाज्य गुणनखंड साइड में आया, करा, देखते हैं। 2 से जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, तो कितनी बार में जाएगा वो तो अब तुम दे सकते हो शायद, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, वापस किससे जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 3 से जाएगा सर जी, तो 3 एकम 3 सॉरी 3 उल्टा 24, 3 पंजो 15, 5 की टेबल में जाएगा कितनी बार में जाएगा, सॉरी हाँ 5 की टेबल में कितनी बार में जाएगा, 17 बार में, और 17 की टेबल में 17 एक बार में। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये 517 के सॉरी 510 के गुणनखंड है। अब किसके निकालने, 92 के, तो आओ 92 के निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 23 की टेबल में 23 एक बार में, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अच्छा क्लियर है यहाँ तक का, तो कोई दिक्कत कोई गलती हो तो बता देना, ऐसे नहीं ओ सर गलत कर दिया तुम, तो ऐसा नहीं लेना, ठीक है। कर लिया। अब इधर देखो, 2 कितनी बार है, एक बार, तो 2 की घात 1, 3 कितनी बार है, एक बार, तो 3 की घात 1, 5 कितनी बार है, एक बार, तो 5 की घात 1, 17 कितनी बार है, एक बार, तो 17 की घात 1। इधर देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, 23 कितनी बार है, एक बार, बस। अब एचसीएफ निकालते हैं, 510 व 92 का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए अपन क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर जो दोनों के अंदर आ रहे हो, जो दोनों के अंदर हो। तो कोई दिख रहा है क्या दोनों के अंदर, तो देखो पेंसिल से बनाओ, दिख रहा है दोनों के पास आ रहा है तो 2 आ जाएगा। और कौन आ रहा है कोई पास, ओ सर कोई नहीं आ रहा, तो ये लो, इस 510 और 92 का एचसीएफ तो कितना आ गया 2, जो कॉमन आदमी आ रहा है वो कितना आ गया 2। क्लियर है सर जी, ओके आगे चले। अब क्या निकालना अपन को, एलसीएम निकालना। अब अगला क्या निकालना अपन को, एलसीएम। तो देखो 510 व 92 का एलसीएम, एलसीएम में इधर घात वाला, जो घात वाला रूप है ना वो देखना अपन को। एलसीएम में किसको पकड़ना है, घात वाले रूप को। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे आदमी देखने के कितने तरह के आदमी दिख रहे हैं, एक तो 2 दिख रहा है सर जी, और कौन दिख रहा है सर, 3 दिख रहा है सर जी, घंटू लगाना है साथ में, 5 दिख रहा है सर जी, ओके सर, और कौन दिख रहा है सर जी, 17 दिख रहा है सर जी, और कौन दिख रहा है सर जी 2, अरे 2 लिख दिया, इसकी कास्ट का गया ना, अब कौन दिख रहा है 23, तो 23 लिख दो। अब देखो 2 की अधिकतम घात कितनी दिख रही है यहाँ पे पूरी सर 2, तो 2 लगा दो। 3 की अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर जी 1, 5 की अधिकतम घात कितनी दिख रही है 1, 17 की अधिकतम घात 1, और 23 की अधिकतम घात 1, बस एलसीएम। अब इनको हल कर लो, 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 1 का मतलब 3, 5 की घात 1 का मतलब 5, 17 की घात 1 का मतलब 17, और 23 की घात 1 का मतलब 23। अजी क्लियर है, पक्का, ओके। करे गुणा, 4 को 3 से गुणा करोगे 4 3 12, 12 को 5 से गुणा करोगे 12 पंजो 60,
60 इंटू 17 इंटू 23। अब मैं भी, आप गुणा कर सकते हो, तो गुणा करने पे अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23,460। कितना आएगा सर जी? 23,460। ठीक है सर जी, तो ये ध्यान रखना गुणा करने पर। तो इनका एचसीएफ तो कितना आया 2 और एलसीएम कितना आया 23,460। ध्यान रखना ये आंसर आ गया। लेकिन सर किताब वाला तो कह रहा है जांच करके भी दिखो। डर क्यों रहा है? तो लाओ करते हैं। तो डर क्यों रहा है मेरे शेर? जांच करते हैं। जांच हेतु आपको पता है जांच क्या कहती है कि पहली संख्या, जांच के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना एचसीएफ और एलसीएम में, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है उसका एचसीएफ और एलसीएम। अब पहली संख्या भाई 510 और 92 पकड़ा था ना, तो पहली संख्या तो 510 को कह देंगे, दूसरी संख्या 92 को कह देंगे। तो पहली संख्या 510, इसको इंटू करना है दूसरी संख्या से, कौन है 92, बराबर एचसीएफ कितना निकाला आपा 2, एलसीएम कितना निकाला आपा 23,460। करे गुणा, ले आओ, डरो क्यों, करे गुणा, आओ करते मेरे शेरों गुणा। 510 को किससे गुणा करना है 92 से, इधर आओ 510 को 92 से गुणा करना है, 0 2 1 कम 2 2 पंजे 10, 9 को 0 से गुणा करूंगा 0 9 1 कम 9 9 पंजो 45 0 2 9 5 और 1 6 4, कितना आ गया सर जी 46,920। इधर आओ 2 को 23,460 से गुणा करना है ना, किससे 23,460 से किसको गुणा करना है 2 से, आज ही टेंशन आके 0 2 को 6 से गुणा करूंगा 12 2 चौके 8 1 9 2 तिया 6 2 दूनी 4, 46,900, कुछ गलती होगी क्या 46,920। तो देखो इधर को एलएचएस उधर को आरएचएस बराबर आ गो, इसका मतलब आपने क्या कर दिया सही। तो ये ध्यान रखना, ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो मतलब जो क्वेश्चन किया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कर लोगे। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपन, एक एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो कराते हुए चल रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ही रहा है अपना, ऐसा तो है नहीं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो एक तीसरा क्वेश्चन देख लेते, या यूं करते पहला क्वेश्चन देख लेते 12 15 और 21, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है 12 15 व 21 एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, चाहे एचसीएफ ज्ञात करो चाहे एलसीएम ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, इधर आ जाओ साइड में चुपके से, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में 3 बार में, और 3 के टेबल में 3 एक बार में। तो क्या जाएंगे टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू, मतलब यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा 12 के अभाज्य गुणनखंड कितना जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अगला आता है अपने पास कौन 15, और मैं फिर कह रहा हूँ अपने स्कूल का नाम कमेंट में जरूर डाल देना कि मैं इस स्कूल से मैं मतलब इस स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ, कोई मेरा भाई है तो पढ़ता है, कोई मेरी बहन है तो पढ़ती है, ठीक है ओके शेरो ठीक है। 15 तो 3 से जाएगा 5 बार में, 5 एकम 5, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड के हो जाएंगे बॉस 3 इंटू 5, फिर क्या पढ़ेंगे 21 के भी तो निकाल लेना, 21 के अभाज्य गुणनखंड आओ करते हैं, 3 से जाएगा 3 और 7 21, 7 एकम 7, तो 3 इंटू 7। अब मैंने आपको कहा था कि एचसीएफ एलसीएम के लिए एक बार आप इधर घात वाला भी बना लेना मेरे शेरों, ताकि अपन कंफ्यूज ही ना हो। जैसे मैं इधर बना देता हूँ अलग ताकि समझ में आ जाए। जैसे देखो 2 कितनी बार है 1 2, 2 की घात 2, 3 कितनी बार है एक बार, तो 3 की घात 1, 3 कितनी बार है एक बार, 5 कितनी बार है एक बार, 3 कितनी बार है एक बार, 7 कितनी बार है एक बार। बस अब क्लियर करते हैं। अब मेरे को 12 15 व 21 का एचसीएफ निकालना है, 12 15 व 21 का एचसीएफ। तो आओ एचसीएफ के लिए अपन इधर वाले ये वाले जो ब्लू में दिख रहे हैं ना वो पकड़ेंगे। तो इनमें कोई ऐसा आदमी दिख रहा है जो तुम्हें कॉमन दिख रहा हो, जो तीनों के पास आ रहे हो? वो सर देखो दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तीनों के पास है, तो ध्यान रखना इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3, बात खत्म, और कुछ आ ही नहीं रहा ना कॉमन। फिर आता है एलसीएम निकालना है, इनका क्या निकालना है एलसीएम, 12 15 व 21 का क्या निकालना है शेरो एलसीएम निकालना है, ठीक है आओ देखते हैं। एलसीएम में अपन रेड वाले को देखेंगे, जो घात वाले होते हैं ना वो एलसीएम के लिए देखेंगे। तो देखो इनको देखना ध्यान से देखना मेरे शेरो ध्यान से, कौन कौन दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, और कौन दिख रहा है 3 दिख रहा है, और कोई सर 3, अरे भाई 3 को भाई आ गया ना, 5 दिख रहा है ठीक है, और कौन दिख रहा है 3, अरे फिर 3 आ गया ना, अब कौन दिख रहा है 7। अब 2 की अधिकतम घात कितनी दिख रही है 2, 3 की अधिकतम घात कितनी दिख रही है 1, तीनों में एक ही है ना, 5 की अधिकतम घात 1 और 7 की अधिकतम घात 1,
2 की घात 2 का मतलब 2 को खुद से कितनी बार गुणा, 2 बार। 3 की घात 1 का मतलब 3, 5 की घात 1 का मतलब 5 और 7 की घात 1 का मतलब 7। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करूंगा 4 3 12, 12 पंजो 60 और 60 को 7 से गुणा करूंगा तो 420। तो ये लो आपके जो 12 15 और 21, भाई ये क्वेश्चन था ना कि 12 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करो तो 3 और एलसीएम ज्ञात करना है तो 420। तो आपको समझ में आया होगा ये एचसीएफ और एलसीएम वाला क्या है। और 10th क्लास में पहले प्रश्न में बड़ी आसान प्रश्न वाले, ज्यादा अपन को लेना ही नहीं, माइंड में लेना ही नहीं है, ज्यादा जोर लगाना ही नहीं है, जैसा है वैसा पढ़ते हुए चलना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस प्रश्नावली का। और एक जो चौथा क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली, इसमें 1.1 के अंदर चौथा क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो कर लेते हैं उसको भी, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक बार इसको देख लो, उतारना जिसको उतार लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं भी आपने उतार लिया होगा, चलते आगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कर दे साहब। ओके मेरे प्यारे प्यारे शेरू, ये इस साइड वाला थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको, तो इसका मतलब अभी 2-3 वीडियो के अंदर आपको सोल्व आउट कर देंगे इसको, आप बस रेगुलर जुड़ो अभी, ठीक है। अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो दिल्ली तक पहुंचना है, क्यों मेरे शेरू, इसलिए अभी थोड़ा सा मतलब कल परसों में जब भी वीडियो आएगा वापस, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व आउट मिलेगी। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, ओके ठीक है। शीतल बुआ, नितिन सर, जो भी देख रहे हो सब, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं पहली प्रश्नावली का। एचसीएफ पहली 1.1 का चौथा क्वेश्चन, एचसीएफ दे रखा है 306 इंटू 657। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो लिख दे शेरो, दिया है, क्या दिया है बेई, दिया है कि जो एचसीएफ है, किसका एचसीएफ, तो ब्रैकेट में दे दिया इसने कि भाई 306 और 657, 306 और 657 इनका एचसीएफ कितना दे दिया, किताब वाले ने अपन को 9 दे दिया, ठीक है शेरो। और अब ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है पापा जी कि जो एलसीएम है, किसका एलसीएम, 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करके बताओ। बड़ा आसान, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आओ हल पे जो दिया है वो देखते हैं। आपको पहली संख्या तो कितनी दी है भाई, पहली संख्या कौन दिया आपको, तो 306 दी है। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कौन दी है सर जी, तो दूसरी संख्या सर माने 657 दी है। एचसीएफ कितना दिया अपना ने 9, एलसीएम निकालना। तो आप फॉर्मूला पढ़ रहा है, ध्यान हो तो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला के पढ़ा, अपन फॉर्मूला पढ़ के आए ना थोड़ी देर पहले, क्या कि सर पहली संख्या घंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है शुरू। अब पहली संख्या कौन है अपनी, 306 घंटू, दूसरी संख्या कौन सी अपनी 657। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला याद कर लोगे मेरे शुरू, ठीक है। बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखो 9 इंटू एलसीएम दे रखो क्या, तो यान रख दो मेरे शेरों। एलसीएम को मान निकालना, जब भी बराबर चलेगी तो इधर स्टेप आएगी, ध्यान रखना 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम दोगे, ध्यान रखना नंबर हर चीज के कटेंगे और नंबर हर चीज के मिलेंगे, ठीक है। अगर काम तरीके से होगा तो भी नंबर दिया जाएगा, एग्जामिनर आप पे फिदा हो जाएगा, ठीक है मेरे शेरों। आओ 306 ऐसा का ऐसा, 657 ऐसा ऐसा, 9 गुणा में तो इधर आके किसको जाएगा शेरों, भाग में, इधर कौन बच जाएगा, एलसीएम। भाई एलसीएम का मान निकालना तो अपने घर में अकेला ही रखेंगे उसको, और 9 इधर आके भाग में, और इसका मतलब अपन ने यहाँ पे क्या किया, वज्र गुणा पे। एग्जामिनर को अपने ऊपर फिदा करना है तो ये सब लिखना पड़ेगा, और एग्जामिनर फिदा हो गया ना तो फिर तो 100 में से 100 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आओ जो कटरा काट दे, ध्यान रखना इस स्टेप में नहीं काटेंगे, नेक्स्ट स्टेप में काटेंगे, इस स्टेप में नहीं काटा जाता जिसमें आप पक्षांतर और वज्र गुणा करते हो ना, तो उसमें घटाया जाएगा ना काटा जाएगा। एलसीएम, आओ देखते कट रहा है, आओ काटते, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, बताओ क्या कट रहा है। देखो 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 तिया 27, बचेगा कितना 3, 9 चौक 36। तो कौन आया अपने पास, 34 इंटू 657, 34 इंटू 657 बराबर कौन चल रहा है सर जी, एलसीएम। और 34 इंटू 657 को अगर आप क्या था, 34 इंटू 657 को अगर आप गुणा कर लेते हो तो अपन को क्या आंसर मिल जाएगा, 22,338। गुणा कर लेना यार, ये गुणा थोड़ी करके, 22,338, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, अरे क्लियर है ना सर जी। तो ये ध्यान रखना, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ओके। और अपन इसको उदाहरण भी देख लेते हैं, कोई उदाहरण भी बड़े आसान है, कर लोगे आप,
कर लोगे ना मेरे शेरों? कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को ना, मतलब कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में डाल देना, सर हमको भाई उदाहरण ये समझाना है, ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का ये, ठीक है शेरों? तो यहाँ पे आपकी पहली प्रश्नावली कंप्लीट होती है 1.1, ठीक है? तो ये था 1.1 का फंडा। अपन को एचसीएफ पढ़ा, एलसीएम पढ़ा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे। अब अपन चलेंगे आगे। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? पढ़ लेते, दे रखा है वर्ड अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को सबसे पहले ध्यान रखना एस से निरूपित किया जाता है। अपरिमेय संख्या को किससे निरूपित किया जाता है? एस से। आपने बचपन से वो तो पढ़ते हो ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में निरूपित किया जाता है, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। लेकिन अब अपन बात करें, अगेन रिपीट करता हूँ, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में निरूपित किया जाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। और वह संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में निरूपित नहीं किया जाएगा, वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। तो क्या लिख देंगे? वह संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में p बटा q के रूप में निरूपित नहीं किया जाता है, p बटा q के रूप में नहीं निरूपित नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। सर समझ नहीं, अरे भाई p बटा q जाने है क्या है? तो जब इसको अपन p बटा q के रूप में मतलब बटा बटी में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है? अब अपन को यहाँ पे एक प्रमेय है, वो प्रमेय ध्यान रखनी है, और इस प्रमेय को देखते ही अपन अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो प्रमेय क्या कहती है? वो प्रमेय थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या कहती है वो प्रमेय? तो ध्यान रखना, ये जो प्रमेय है थोड़ी सी डीप है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अगर मैं p को एक अभाज्य संख्या मानता हूं, माना मैंने कोई अभाज्य संख्या ले ली, यहाँ पे मैंने अभाज्य संख्या p मान ली, माना p एक अभाज्य संख्या है, p को क्या मान लिया? एक अभाज्य संख्या। p एक क्या है शेरो? अभाज्य संख्या है, माना अभाज्य संख्याओं से। ये जो प्रमेय है ना, वो किससे रिलेटेड है? अभाज्य संख्याओं से, ठीक है सर जी? तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p b को a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने माना p एक अभाज्य संख्या है और a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रमेय पढ़ रहे अपन, प्रमेय 1.1 तुम पे 1.1 होगी। तो माना p एक अभाज्य संख्या है और a कौन है? एक धनात्मक पूर्णांक। तो प्रमेय क्या है? तो प्रमेय क्या कहती है? यदि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य, या पूरा लिख देते जो प्रमेय तुम्हारी कह रही है, क्या कह रही है? माना p एक अभाज्य संख्या है, p ए स्क्वायर मतलब धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, जहां पर ए क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां पर ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ओ सर माँ के तो समझ नहीं है, ध्यान तो रखना पड़ेगा चलो। क्या कि p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है? कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 5, मैंने एक कोई भी अभाज्य संख्या ले लिया 5, कोई भी एक अभाज्य संख्या क्या मान लिया? 5, p को क्या मान लिया मैंने? 5 मान लिया। चलो समझना, इस प्रमेय को समझा रहा हूँ, ठीक है? a मैंने मान लिया, a ऐसी संख्या माननी है जो विभाजित होती हो, ठीक है ना? मतलब ए स्क्वायर, मैंने स्क्वायर मान लो किसी संख्या का, जैसे मैंने मान लिया स्क्वायर मान लिया 10 का स्क्वायर मान लिया 100। तो देखो ये जो p है 100 को विभाजित कर देगा, समझ। अरे भाई अगर मैं ए स्क्वायर में p का भाग दे रहा हूँ तो भाग जा तो रहा है ना, 100 का भाग दूंगा 5 में, p 5 था तो कितना आगो सर जी? 20, भाग जा रहा है ना, मतलब p ए स्क्वायर को काट रहा है सर जी। तो ये कह रहा है कि अगर p ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा। a कौन है? तो स्क्वायर किसका था? 100 का, तो ये 100 स्क्वायर है किसका? 10 का, तो a कौन हो जाएगा? 10, और p कौन है? अपना 5, तो p a को भी काटेगा। तो ए स्क्वायर को विभाजित किया तो ए को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, और इसी प्रमेय के आधार पर अपन प्रश्नावली 1.2 है वो कंप्लीट कर लेंगे। और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट 2 को परिमेय संख्या, सॉरी रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, रूट 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, और रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। ये देखना अपन को, ठीक है शेरो? तो एक बार देख लो क्या है क्या नहीं है इस प्रश्नावली के अंदर।
देख लिया होगा। चले आगे। ठीक है मेरे शेरों, चलते हैं। 1 मिनट, तुम्हारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। हो जाएगा यार, वो बड़ा आसान है। और ये जो भी करा रहा हूँ ना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। अभी बोर्ड के क्वेश्चन भी करेंगे, वो मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन से बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, कौन कौन से सन में आए हुए, वो सारा सारा बता देंगे। तो डोंट वरी, फ्री माइंड रहो और पढ़ते चलो जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है चलो, आओ अगला एक क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। मेरे पास क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, या अपन निकालो ना, आप निकालो प्रश्नावली 1.2। 1.2 में ये दिख रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये दिख रहा है। ये उदाहरण भी दिख रहा होगा ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अजी है मेरे पास, क्या है ना, पुरानी बुक है, मैं नहीं लाना भूल गया, आज कोचिंग में रह गई वो। तो √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना अपन को। क्या करना है? √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सबका एक जैसा ही है, इसमें कोई रूल अलग नहीं है कि सर अलग हो गया या कुछ अलग हो गया। आओ, जैसे 1.3 का पहला, सॉरी 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली कौन सी है? 1.2। प्रश्नावली 1.2 सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना अपन को। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब बंद कर दो क्वेश्चन, कॉपी बंद कर दो, अब इधर समझना है, ठीक है। फिक्स पैटर्न है, फिक्स पैटर्न कुछ भी नहीं करना। आओ हल पे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, अपन नट्टे आदमी, हम कहेंगे नहीं भाई, हम तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो माना √5 एक परिमेय संख्या, फिक्स पैटर्न है, फिक्स पैटर्न। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को क्या मान लिया अपन ने? परिमेय संख्या। अब अगर √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को तो अपन a/b या p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। p/q के रूप में निरूपित कर सकता हूँ। तो √5 किसके बराबर हो जाएगा? बटा-बटी के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या माना है आपने, तो p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। जहां पे मैं क्या लिख दूंगा, p व q, p और q। देखो, अगर मैं लिखता हूँ 2/3, इसका मतलब क्या है कि 2 का भाग 3 में या 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह दूंगा, जहां p व q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या मतलब इनमें एक दूसरे का भाग नहीं जा रहा, सहअभाज्य संख्या है। क्या कह दूंगा? सहअभाज्य संख्या है। या मैं क्या कह दूंगा, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां मैं क्या कह रहा हूँ, परिमेय संख्या में ध्यान रखना, अगर मैं बटा-बटी, इंपॉर्टेंट लाइन है, p व q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है, अर्थात क्या कह दूंगा, इनका इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तभी तो इनको बटा-बटी के रूप में लिख रहा हूँ, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अच्छा ठीक है शेरो, तो इनका एक के अलावा क्या नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर ये चीज? ओके। अब इधर देखो, अपन को ये लिखना नहीं है, मैंने तो तुम्हें समझाया, तुम्हें इतना सा लिखना है, p व q सहअभाज्य है, मतलब ये इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। q इधर भाग में, तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो √5 से साथ गुणा में कौन हो जाएगा? p। और वो इधर आके गुणा में क्यों होगा, तो मैंने आपको पहले कहा था बराबर है, तो इधर क्या लगाओगे? स्टेप। और एग्जामिनर को फिदा करना है, तो इधर क्या लिख देंगे अपन ने? वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। अच्छा ठीक है शेरो, ओके, क्लियर है। दोनों पक्षों, फिक्स पैटर्न है, कोई कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। मैं थोड़ा सा इसको ना हटा देता हूँ, लिख लिया होगा, देख लिया होगा आपने, ठीक है, ताकि अपन को ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा लगे नहीं। आओ, q भाग में था, तो इधर आके गुणा में, तो q इंटू √5 बराबर कौन चल रहा है? p। एग्जामिनर को फिदा करना है, तो इधर क्या लिख दोगे? वज्र गुणा करने पर। और एग्जामिनर फिदा हो गया तो जिंदगी आबाद है अपनी, क्योंकि फिर पूरे नंबर आ जाएंगे ना अपने, तो ध्यान रखना। अब दोनों पक्षों का फिक्स पैटर्न है, सर आप इसके बाद एक, अरे फिक्स पैटर्न है तो ध्यान रख, तू टेंशन क्यों ले रहा है, अपन को नंबर लाने। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग करूंगा तो देखो, q इंटू √5, इसका भी स्क्वायर करूंगा, और इधर p है तो इसका भी स्क्वायर करूंगा। वर्ग का मतलब यही होता है, और बराबर चल रहा तो इधर कौन आएगा? स्टेप। और ये आएगा। अब ये देखो, स्क्वायर इसके ऊपर, इसके ऊपर, दोनों के ऊपर,
तो क्यू का भी क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर, √5 का भी क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर, और इधर पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर हो जाएगा शिरो, पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता तो कौन आ जाएगा 5 बराबर कौन चल रहा है पी स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ प्रमेय 1.1 जो मैंने आपको पढ़ाई थी उससे लिखना है, प्रमेय 1.1 से क्या लिखूंगा, इसके जस्ट इधर लिखना है, क्या लिखूंगा कि 5 सॉरी ठीक है, तो अब अपन इधर क्या लिखेंगे कि 5 जो 5 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, सॉरी 5 जो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, फिक्स पैटर्न है। तो प्रमेय 1.3 से 5 पी को भी विभाजित करेगा, 5 पी को भी विभाजित करेगा। क्यों सर जी ऐसे कैसे, अरे प्रमेय 1.1 से, तुम्हारे जो प्रमेय 1.1 है उससे, ठीक है। अब सर आपने कह तो दिया कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो भाई 5 पी को भी विभाजित करेगा, लेकिन कितनी बार में, तो मानेंगे कितनी बार में विभाजित करता होगा ये, इसको सी बार में विभाजित करता होगा, या कुछ भी मान लो सी मान ले, ठीक है। वो भाई ये इसको सी बार में विभाजित करता है, तो जो पी है, जो 5 है वो पी को सी बार में विभाजित करता है, तो कितना हो जाएगा 5 सी, भाई 5 पी को सी बार में विभाजित करता है। वापस वही दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, फिक्स पैटर्न है मेरे शेरों, फिक्स वर्ग करने पर, तो पी का स्क्वायर, स्क्वायर 5 सी का भी क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है शेरों, करते पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है वो इसके ऊपर दोनों के ऊपर, तो 5 का स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर सी। अब देखो यहाँ पे नाम दे दूंगा कहीं पे, यहाँ देते हैं समीकरण नंबर 1, तो देखो समीकरण 1 में पी स्क्वायर किसके बराबर है 5 क्यू स्क्वायर के, और समीकरण 1 में पी स्क्वायर यहाँ पे इस समीकरण दो पी स्क्वायर, या यूं लिख देता हूं मैं, आप ही बताना मेरे को, इधर बराबर चल रहा है तो स्टेप लगाओ रे, एग्जामिनर फिदा कैसे होगा अपन पे, पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर है उसकी जगह 5 क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बराबर 25 सी स्क्वायर। सर कहां से लिखा, समीकरण 1 से, भाई पी स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं नहीं है, तो कहां से लिखा मैंने, समीकरण 1 से। अच्छा ठीक है, ओके, क्यू स्क्वायर ऐसा कैसा, 25 सी स्क्वायर ऐसा कैसा, 5 गुणा में इधर आके भाग में, एग्जामिनर को फिदा करना है तो इधर क्या लिख दोगे, वज्र गुणा करने पर। अच्छा ठीक है शेरो, ओके, 5 से कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 सी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो वापस क्या लिखोगे कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय 1.1 से 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी, पांच क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को विभाजित करेगा प्रमेय 1.1 से। तो देखो ये कथन अपना जो यहाँ पे लिखा था पढ़ने, इसको कथन 1 बोल देते हैं, कथन 1, और इसको क्या बोल देते हैं कथन 2, कथन 1 और कथन 2, कथन 1 और कथन 2 से मैंने तो यहाँ पे क्या कहा था कि P और Q का कोई एक भी उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड नहीं है, लेकिन कथन 1 और कथन 2 से, कथन 1 व 2 से P व Q का एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, अतिरिक्त 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमारे माने गए कथन के, जो कि हमारे माने गए कथन के विरोधाभास है, माने गए कथन के विरोधाभास है। और हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, अब इसका विरोध कर रहे हैं तो अपन क्या कह देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है मेरे शेर ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। एक बार और समझेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, इतना बोलिए नहीं लेना पड़ता, देखो एक बार आता है तो।
देख लिए, फटाफट करो यार शुरू। ठीक है, और समझाते हैं। तुम्हें पी बटा क्यू के रूप में समझा दिया, अभी ए बटा बी के रूप में भी समझाते हैं ताकि तुम और बेटर समझ सको क्वेश्चन, क्योंकि अपन को क्वेश्चन समझना है, मैथ्स में 100 में से 100 नंबर कंप्लीट लाने हैं अपन को। ठीक है चलो, और ये पढ़ना शुरू कर दो 10th क्लास के बच्चों। गुनगुन दीदी, पायल दीदी, दीपिका दीदी, आरती दीदी, शीतल दीदी, नितिन भैया। ठीक है, ये जो भी जुड़े हुए सारे के सारे पढ़ना शुरू कर दो, और हमें रिजल्ट निकालना इस बार। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से मेहनत करना शुरू करो। आओ उतार लिए क्वेश्चन, अगर उतार नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और बाकी और भी इनके अलावा जो हमारे कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उनके अलावा भी अगर कोई बच्चा हमारे वीडियो देखते हो तो एक बार स्कूल का नाम जरूर डाल दे कि भाई हम इस स्कूल से पढ़ते हैं, और वीडियो कैसा लगा वो भी एक बार आप कमेंट में डाल दे, तो हम आपके लिए और अच्छा सा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस और समझते हैं, थोड़ा प्यार से समझते हैं इस बार, थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, थोड़ा प्यार से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो, समझना उसी क्वेश्चन, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। हल पे आते हैं, अपन विरोध ही मानेंगे भाई। मैं तुम्हारे वो कर देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पार्टीशन, ये लो भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर खींच दी। हल पे आते हैं, √3 एक परिमेय संख्या मानने के लिए कह रहा है, अपन क्या मानेंगे कि √3 क्या है सर, एक परिमेय संख्या है। अपन इसके विरोध चलेंगे, अपन तो उल्टी खोपड़ी के आदमी। तो माना, क्या माना, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जब √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 को मैं a बटा b के रूप में लिख सकता हूँ। इस बार p बटा क्यू नहीं ले रहे, a बटा b के रूप में, और बराबर है तो भाई परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में। और यहाँ पे ध्यान रखना a व b सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होता है मैं वापस लिख देता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लेना। सहअभाज्य का मतलब होता है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए व बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अच्छा ठीक है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए। अब देखो b इधर भाग में तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो b इंटू √3 जो उसमें क्या था वैसा वैसा। अब इधर इंप्रेस करना है तो क्या लिख देंगे, वज्र गुणा करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों को, इसको ऐसे लिख दूं क्या, b√3 बराबर a। अरे ठीक है शेरो, अब दोनों पक्षों का फिक्स पैटर्न, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर सर जी, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, स्क्वायर करूंगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और इधर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, अरे क्लियर है, दोनों पक्षों का क्या कर दिया अपन ने, वर्ग कर दिया। ओके, एक मिनट शेरो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक मिनट। ठीक है, अब स्क्वायर इसके ऊपर दोनों के ऊपर, तो b के ऊपर भी लगा दिया स्क्वायर, और √3 के ऊपर भी क्या लगा दिया शेरो, स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कौन बचेगा, 3। अंटू कौन, इधर कौन चल रहा है, a स्क्वायर, 3 को b स्क्वायर से गुणा करूंगा तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अरे ठीक है शेरो, अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्या लिखना है, बस सीधा सा 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय 1.1 से 3a को विभाजित करेगा, 3a को भी, नीचे तक दिख रहा है क्या ये, बताओ एक बार, विभाजित करता करेगा।
3 1 को भी क्या करेगा सर जी, विभाजित करेगा। दिख रहा है ना कहाँ दिक्कत आ रही है? ओके, इसको अपन नाम दे देंगे कथन नंबर 1। कथन 1। वापस सर अब आपने कह तो दिया कि 3 a को भी विभाजित करेगा, लेकिन कितनी बार में? तो मैंने मान लिया कि जो 3 है वो a को c बार में विभाजित करता है। 3 a को c बार में विभाजित करेगा, c बार में विभाजित करेगा। तो जो a होगा वो 3 को c बार में विभाजित करेगा। वही वापस इसको समीकरण नंबर 1 ना देते हैं नाम, काम में आएगी अपने। और ध्यान रखना जो भी समीकरण बनाओ ना उसको हो सके तो आप पेंसिल से डिब्बे में डाल दिया करो, ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन पड़े। और इंप्रेशन ही तो डालना है, और करना क्या, ठीक है? तो देखो वही वापस सेम चीज, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग। तो इधर a का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इधर 3c का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा शेरो, बराबर चल रहा तो स्टेप लगाया करो रहे। इधर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वो इसके ऊपर दोनों के ऊपर, तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे और c का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। a का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा शेरो, ध्यान का भाई इधर देख, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, c का स्क्वायर c। तो क्लियर है यहाँ तक का? ओके। अब देखो ये जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह मैं 3b स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या भाई, समीकरण 1 से लिख सकता हूँ ना। तो समीकरण 1 से मैं क्या लिख दूंगा, a स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा शेरो, 3b स्क्वायर बराबर कौन चल रहा है, 9c स्क्वायर। ओके, b स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 9c स्क्वायर ऐसा कैसा, 3 गुणा में तो इधर आके किस में हो जाएगा सर जी, भाग में। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इंप्रेस करेंगे वज्र गुणा, अरे यहाँ नहीं काटना, यहाँ नहीं काटना, जिधर पक्षांतर और वज्र गुणा होता है वहां नहीं काटते, 3 गुणा में तो इधर आके भाग में। और क्या लिखोगे, वज्र गुणा करने पर। ओके बॉस, ओके। बी स्क्वायर ऐसा कैसा, बी स्क्वायर ऐसा कैसा 9, सी स्क्वायर ऐसा कैसा 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, अब तो काट सके अपन। तो बी स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर। अब सेम चीज जो वहां लिखी, अब यहाँ क्या लिख देंगे कि जो 3 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय 1.1 से 3 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। इसे कह देंगे कथन नंबर 2। कथन नंबर 2। कथन 1 व 2 से 3 बी को भी विभाजित कर रहा है, 3 ए को भी विभाजित कर रहा है। तो कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से ए व बी का एक के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि हमारे माने गए कथन के, जो कि हमारे माने गए कथन के, माने गए कथन के विरोधाभास है, विरोधाभास है। और हमने कथन क्या माना था, √3 एक परिमेय संख्या, हमको इसका विरोध कर रहे, अब विरोध है तो क्या लिख देंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक क्या हो जाएगी शेरो, अपरिमेय संख्या। यहाँ पाकिस्तान वो बॉर्डर खींचना भूल गए, लो सर जी, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन और इंपोर्टेंट भी आने की संभावना है। √3, √5 और √2 ये तीनों के तीनों अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं भी तैयारी करके जाओगे शेरो, ऐसे नहीं भरोसे चल जाओ, ठीक है? और आपके अर्धवार्षिक भी आ रहे, तो आप अर्धवार्षिक में भी ध्यान देना। यूं नहीं कि बोल रहे सर हम तो नानी के ब्याह में चले गए, नानी ने बुलाया ब्याह, मेरे ब्याह में कुछ नहीं होना मेरे शेरो, ठीक है? आओ, क्लियर है? तो 1.2 का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहला करा दिया, √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लो, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया? चलो देखते हैं अपना जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। आओ शेरो देखते हैं। ठीक है, ये तो आ गया समझ में, चले आगे। ओके, और ये जो आपको थोड़ा सा उधर का धुंधला दिख रहा है ना, वो मेरे को अभी पता चल गया, अभी इस वीडियो बनाने के बाद पता चला, तो अभी देखते हैं इसका भी सोल्व आउट करेंगे 2-4 दिन में। इसका 2-4 दिन तो नहीं, मतलब कल अगली वीडियो जो भी आएगा उसमें सोल्व आउट होके आएगा, आपके पास ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व आउट होके आ जाएगी। ठीक है मेरे शेरो, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, और दिख ही रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि बिल्कुल ही ना दिख रहा हो। ठीक है नितिन सर, चले आगे। ओके, आओ, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 1.2 का, अपन को कौन सा क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। आओ देखते हैं। चलो, क्वेश्चन है 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, ये अपन को क्या करना है, रोज सिद्ध करना है। इससे पहले मैं एक बार आपको चीज बता देता हूं कि यहाँ पे अगर आप पूर्णांक से गुणा करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, पूर्णांक, और पूर्णांक को पूर्णांक से भाग दोगे तो भी क्या मिलेगा, पूर्णांक, और पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देने पर जो संख्या मिलती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या समझ आया। अरे भाई 5/3 ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, और पूर्णांक में जब पूर्णांक का भाग दे रहा है तो परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे वही काम में आएगा। ठीक है मेरे शुरू, आओ देखते हैं। अब अपन तो क्या है, उल्टी खोपड़ी के आदमी, जो किताब वाला कह रहा है वो तो मानेंगे नहीं ना अपन। किताब वाला कह रहा है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो अपन क्या मान लेंगे, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया शेरो, एक परिमेय संख्या है। ओके, और जब ये परिमेय संख्या है तो 3 प्लस, नितिन इधर देख, इधर कहाँ देख रहा है, 3 + 2 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, जहां पे a और b पूर्णांक है। a व b क्या है शेरो, अपने पूर्णांक, a व b पूर्णांक संख्या है, कोई पॉइंटों की नहीं है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब अपन को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी रूट की संख्या आएगी ना उसको अकेले रखना अपने घर में। तो देखो रूट 5 को अपने घर में अकेले रखना, तो ये प्लस का 3 तो जाके किसको जाएगा, माइनस का, a/b, प्लस का 3 तो जाके माइनस का 3। इंप्रेस करना है तो क्या लिखेंगे, पक्षांतरण, भाई पक्षांतरण ही तो करे, पक्षांतरण करने पर। अरे ठीक है शेरो, ओके, 2/√5, इसके नीचे कोई नहीं, क्या मानेंगे, 1, b और 1 का एलसीएम b। 10th क्लास में हो तो बेसिक से क्वेश्चन से आपको आता होगा, b की टेबल में b एक बार में 1 को a से गुणा करेंगे a, 1 की टेबल में b बार में b को 3 से गुणा करेंगे 3b। ओके शेरो, √5 a-3b/b, ओ सर थे 2 भूल गया, अरे 2 इधर गुणा में, तो इधर आके किस में जाएगा, भाग में। अब भाग में होगा तो इससे तो नीचे वाले से दोस्ती करेगा, मतलब ऊपर था तो कहाँ गया, नीचे। और जब कोई चीज ऊपर की नीचे आती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, वज्र गुणा करने पर। अच्छा ठीक है प्रोफाओ, ओके, √5 ऐसा कैसा, a-3b, 2 को b से गुणा करूंगा तो 2b। अच्छा ठीक है, इधर तो कौन है, अपरिमेय संख्या, इधर कौन है, पूर्णांक, पूर्णांक भाई a और b पूर्णांक है, b क्या हो जाएगा सर जी, पूर्णांक हो जाएगा। अरे क्लियर है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे, क्या ध्यान रखोगे कि सर इधर पूर्णांक पूर्णांक, ये जो पूर्णांक पूर्णांक वाली संख्या आप यू कर ही लेना ना, 5, a को अपन ने पूर्णांक संख्या मानी थी, पूर्णांक, -3 इंटू बी भी पूर्णांक थी अपनी, पूर्णांक बटावा 2 इंटू बी भी क्या थी, पूर्णांक। और जब पूर्णांकों की कैलकुलेशन होती है, जब पूर्णांकों की कैलकुलेशन होती है तो रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट क्या, √5 तो अपनी क्या है, अपरिमेय संख्या है ना भाई, √5 तो अपनी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके अपन। और इधर जब पूर्णांक में पूर्णांक की कैलकुलेशन होगी तो इधर कौन आ जाए, ये लिख देते ना, √5 तो क्या अपनी अपरिमेय संख्या, और पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दो या कुछ भी करो, गणितीय संक्रिया करो, तो क्या मिलेगी आपको, परिमेय संख्या। अब आप ये बताओ मेरे को, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, तो सर ये तो गलत है, और ये गलत क्यों है, क्योंकि अपन ने गलत माना है। ठीक है, ये गलत क्यों है, क्योंकि अपन ने गलत माना है। अतः क्या लिख दूंगा, अपन ने क्या माना था, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो अपन ने गलत माना तभी तो गलत आया, और अपन ने गलत माना परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। अरे तो कर लोगे शेरो ऐसे क्वेश्चन, अपरिमेय
संख्या है। कर लोगे? ओके, पक्का? ठीक है। तो मेरे को जहां तक क्वेश्चन है कर लोगे सारे के सारे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता हो कि सर हमें आया नहीं पहली प्रश्नावली में, ये वो हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे, कल तक तो जिंदा रहेंगे हम। बाद का तो पता नहीं यार, देखो बाद में कुछ भी हो जाए, क्या पता। ठीक है, अब मैं आपको ना इसके बोर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ना वो दिखा देता हूँ कि इसके बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे मैं बोर्ड के क्वेश्चन लिखा देता हूँ जो कि 2024 में आए हुए इस प्रश्नावली से, प्रश्नावली सॉरी 2024 जो अभी बोर्ड का पेपर गया उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था दो संख्याओं का महत्वतम समावर्तक 27 तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 2024। पहला क्वेश्चन क्या आया था, या 1 मिनट इसको उतार लो, ठीक है, फिर इसको अलग से ही लिखते हैं अपन। ठीक है, डू इट फास्ट, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, चले? ठीक है, ओके। तो मैं आपको इसके ना बोर्ड के क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। तो माध्यमिक बोर्ड मतलब बोर्ड के अंदर जो आया हुआ क्वेश्चन है 2024 के अंदर, जो भी पिछला पेपर गया, तो इस प्रश्नावली में से पहला क्वेश्चन जो आया था बोर्ड के अंदर कि दो संख्याओं का, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, 27 है। ठीक है, तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है, यदि एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आया था, दूसरी संख्या क्या है। एक क्वेश्चन जो और आया वो भी देख लेते हैं। यदि ये 2024 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है इस प्रश्न से, यदि x बराबर किताब वाले ने अपन को दे दिया, मतलब एग्जामिनर ने दिया 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, तथा एक संख्या दे रखी है y जिसके गुणनखंड दे रखे 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 हो, तो x और y का लसप ज्ञात करो, लसप ज्ञात करो। ठीक है शेरो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरा आया, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है शेरो? अपरिमेय संख्या है। अजी ठीक है, ओके। तो ये तो आए 2024 के अंदर 3 क्वेश्चन। फिर आते हैं अपने पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए इस प्रश्नावली में से। तो पहला क्वेश्चन आया 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा? गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना है? ठीक है, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन अपने पास आया था, दूसरा इसका मतलब एक क्वेश्चन आया था 95 तथा 152 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, समापवर्तक ज्ञात करो। एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2015 तक के भी दिखा देते हैं आपको कि 2015 के अंदर इसमें कौन कौन से आए थे। तो अगर 2015 के बोर्ड की बात करूं कि 2015 में इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो हाँ 2015 माध्यमिक बोर्ड 2015 में पहला क्वेश्चन आया था इसमें 96 और 404 अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 व 404 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो, एचसीएफ व एचसीएफ ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो, यह आया था। दूसरा क्वेश्चन आया अपने पास, देखते देखो दूसरा कौन सा आया था। ओके, हाँ, सिद्ध करो
सिद्ध करो, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना अपन को, अपरिमेय संख्या है। और देखते हैं क्या दिया है, कुछ दिया है क्या भाई जी, और कुछ है क्या? तो ये थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सादा आपको क्वेश्चन समझ में तो आया क्या होगा कि इस बोर्ड एग्जाम में देखो, इधर एचसीएफ और एलसीएम क्वेश्चन अगर आपको नहीं, ये सर महत्वतम समावर्तक क्या हुआ, लघुत्तम समावर्तक क्या हुआ, तो महत्वतम समावर्तक का मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या हुआ है, एलसीएम। मतलब आपको एचसीएफ और एलसीएम ए इंटू बी, ये तो पता ही है। एचसीएफ कितना दे दिया 27, एलसीएम कितना दे दिया 162, एक संख्या कितनी दे दी 54, मतलब बी का मान निकालना तो मैं भी आप आराम से कर सकते हो। यदि x बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 हो तो x और y का लसाअ ज्ञात करो। बड़ा आसान है भाई, x का क्या दे रखा है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, y का क्या दे रखा है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अब लसाअ जब मतलब लसाअ का मतलब एलसीएम, एलसीएम निकालने तो मैंने कहा था घात के रूप में लिखना अपन को, ठीक है। तो देखो 2 और 3 आदमी कौन कौन दिख रहा है, 2 और 3, 2 की अधिकतम घात कितनी दिख रही है 3, 3 की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको 2, तो इनको हल कर लेना। 2 की घात 3 का मतलब 2 को खुद से कितनी बार गुणा करना है 3 बार, 3 की घात 2 को मतलब 3 को खुद से कितनी बार गुणा करना है 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो 8 7 सॉरी 6 अंटा 48, सॉरी गलती हो रही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या, आपको कराई है, ठीक है। माध्यमिक बोर्ड 2023 मतलब बोर्ड पेपर जो हुआ था 2023 के अंदर, उसमें क्या क्वेश्चन आए थे 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा, ठीक है। कल नहीं आया, ओला मैं करा दूं भाई, क्यों दिक्कत में आओ। 2 से जाएगा, दो सॉरी 2 इनाम 18, 2 अंटे 16, वापस 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 इनाम 18, 7 7 49, 7 एकम 7। अगर मैं इसके गुणनखंड करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 2 की घात 2 और 7 की घात भी 2। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। अभाज्य गुणनखंडों की घातें कौन कौन है ये, तो इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है 4, तो ये ध्यान रखना। अगला 95 और 122 का 152 का महत्वतम समावर्तक ज्ञात करना है, ये 2023 2015, इसके और भी होंगे तो अपन और करेंगे 2022 2020 2000 साल है, वो कल आपको मिल जाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 व 404 का एचसीएफ ज्ञात करो, बड़ा आसानी से कर लोगे। और सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं भी, अगर आप परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ये क्लियर कर लेते हो, मतलब आज की जो पूरी क्लास अगर आपने ली है ना, तो पहली प्रश्नावली में से बोर्ड में या द्वार्षिक में कोई भी क्वेश्चन हो आप नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है। और थोड़ा सा कॉमन सा वो मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस तो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कॉमन सेंस है कि कैसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पूरा ही रट लो, ठीक है, समझना भी सीखो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली में, उसके बोर्ड क्वेश्चन के साथ, उसके बेसिक के साथ। और अगर पहली वीडियो ये अच्छी लगी हो, ठीक है, तो कमेंट कर दियो। और आपका अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के अंदर डाल देना, भाई मेरे को इस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन समझा दो, तो मैं भी उसका सोल्व आउट एक वीडियो बनाकर सेंड कर दिया जाएगा या यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है मेरे शेरो। तो करो एंजॉय और ले लेना 1 घंटे की क्लास, तो मौज करो।